तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी अब ढूंढ लोगे। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी आरोह भाग 2 से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में। और ये प्रश्न उत्तर एग्जाम्स में काफ़ी बार देखने को मिले हैं। खास तौर पे मैं बताना चाहूँगा सीबीएसई और एचबीएसई के विद्यार्थियों को, उनके लिए बहुत काम के प्रश्न उत्तर है, क्योंकि पिछले सालों में बहुत ज़्यादा बार देखने को मिले हैं। पैटर्न मोस्टली सेम रहता है इस बुक से। और अगर किसी दूसरे बोर्ड में है आरोह भाग 2 सेम बुक लगी हुई है, तो उनके बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। चलो अभी शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। ये जो प्रश्न उत्तर है ये मिल जाएंगे आपको रिटर्न में, मतलब लिखे हुए मिल जाएंगे। लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और तो कहीं मिलता ही नहीं है वैसे भी। अब वहां से जाके आप इनको पढ़ सकते हो अगर आपका पढ़ने का मन है एग्जाम टाइम में। तो वीडियो देखनी है, वीडियो देख लो, जो जैसा आपका मन करे वैसा कर लो। और इसके अलावा जो है इसका जो है पार्ट 1 मैंने करवा दिया है। पार्ट 1 के अंदर जो है आपको इससे पहले के जो पार्ट है उनके प्रश्न उत्तर बताए हैं महत्वपूर्ण वाले। अब जो है आगे के बताते हैं। और मैंने खास तौर पे इनको जो प्रश्न उत्तर है इनको डिजाइन किया है एचबीएससी के लिए। अपना जो है सिलेबस चेक कर लेना। क्वेश्चन आंसर 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये ज़्यादा वैल्यू नहीं रखेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें बता दी थी मेरे को, जो मैंने आपको बता दी हैं। एचबीएससी के लिए डिज़ाइन क्या है, सिलेबस के हिसाब से एचबीएससी के सिलेबस के, और सीबीएसई और एचबीएससी दोनों का सिलेबस मोस्टली सेम है, ज़्यादा फर्क है नहीं इनमें। और बाकी बोर्ड्स का मेरे को इतना आइडिया नहीं है भाई, सीधी बात बता देता हूँ कि हाँ यहाँ पे क्या सिलेबस बदला है क्या नहीं बदला वो मेरे को नहीं पता। तो वो आप लोग देख लेना क्या बदला है क्या नहीं बदला उन्होंने। अब देखो यहाँ पे पहला प्रश्न आ रहा है, लुट्ठन पहलवान ने। अब पाठों का नाम मैच कर लेना, और अगर वो पाठ है तो उनके प्रश्न उत्तर कर लेना इसमें से। अब देखो पार्ट 4 है हमारे पास, पहलवान की ढोलक। प्रश्न 1, लुट्ठन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं बल्कि ये ढोलक है, ढोल है। तो इसमें क्यों कहा होगा? लुट्ठन सिंह पहलवान ने ऐसा इसीलिए कहा होगा कि उसका गुरु कोई पहलवान नहीं ढोल है, क्योंकि उन्होंने किसी पहलवान से कोई दाव पेच नहीं सीखे थे, नहीं उसका लक्ष्य एक पहलवान बनना था। वह तो बचपन से गाय चराता, गायों की धार का गर्म दूध पिया करता था, इसी से शरीर हट्टा कट्टा हो गया था। वह लोगों से बदला लेने के लिए कसरतें भी किया करता था। जब श्यामनगर में वह मेला देखने गया तो वहां के दंगल में ढोल बजा रहा था, पहलवान कुश्ती कर रहे थे, तो अचानक ही पहलवान से लड़ने हेतु अखाड़े में कूद गया। और अंत में उसने निरंतर ढोल के से प्रेरणा लेते हुए उस प्रसिद्ध चांद सिंह पहलवान को हरा दिया। तो इसीलिए वो बोलता है कि मतलब ढोल मेरा गुरु है और पहलवान नहीं है कोई क्योंकि उसने प्रशिक्षण तो लिया ही नहीं था कहीं से, काफी बार पूछा गया वो। अब देखो अगला प्रश्न, गांव में महामारी फैलने और बेटों के देहांत के बावजूद लुट्ठन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? इसका रीजन क्या था देखते हैं। गांव में महामारी फैलने तथा बेटों के देहांत के बावजूद भी लुट्ठन सिंह पहलवान ढोल इसीलिए बजाता रहा क्योंकि जब गांव में महामारी फैली तो सारा गांव हैजे और मलेरिया से ग्रस्त था। गांव के चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, घर खाली हो रहे थे। रात्रि की विभीषिका में चारों ओर सन्नाटा सा छा जाता था। उसी रात्रि की विभीषिका तोड़ने और लोगों में जीने की उमंग पैदा करने के लिए वह ढोल बजाता था। जब उसके दोनों बेटे क्रूर काल की चपेट में आ गए, यानी कि उनको भी बीमार होकर मर गए वो, तो वे ऐसे हैं वेदना से लिखते हुए अपने चाचा को कहने लगे कि बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। जब वो मतलब मरने वाले थे ना तब बोलते हैं, तो उठा पटक वाला ताल बजाओ, अर्थात चट दिना दिंदा चटक दिंदा दादा ताल बजा दो, जिसे वह सारी रात बजाता रहा। सुबह होते ही उसके दोनों बेटे मृत्यु को प्राप्त हो गए। अतः अपने बेटे की अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए बेटों के देहांत के बावजूद भी लुट्ठन सिंह पहलवान ढोल बजाता रहा, टक दिना दिंदा होता रहा वहां पे। अब देखो अगला प्रश्न, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? ये पूछा जा सकता है ये वाला भी। ढोलक की आवाज पूरे गांव वालों में धैर्य, साहस और स्फूर्ति प्रदान करती थी। रात्रि की विभीषिका में तथा सन्नाटे को ललकार के सामने चुनौती पैदा कर देती थी। जब पूरा गांव महामारी के कारण मलेरिया और हैजे से ग्रस्त होकर अधमरा, निर्बल और निस्तेज हो गया था, तभी इस भयंकर वातावरण में ढोल की आवाज गांव वालों को संजीवनी प्रदान करती थी। उपचाराधीन और पथविहीन लोगों के में संजीवनी शक्ति भरती थी। बच्चे, जवान और बूढ़ों की आंखों में
के आगे दंगल का दृश्य पैदा कर देती थी। ढोल की आवाज सुनकर शक्तिहीन सेनाओं में बिजली सी दौड़ने पड़ती थी। मरते हुए प्राणियों को भी आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। लोग मृत्यु से भी नहीं डरते थे। इसी सुनकर लोगों के मन में जीने की नई उमंग जाग उठती थी, इसीलिए वो बजाता था। मतलब असर पड़ता था ये सारी चीजों का। अगला प्रश्न देखो इसी में से, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। अब फर्क क्या होगा, देखो सूर्योदय का दृश्य में क्या होता था, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय होते ही रोते चिल्लाते दुखी होते हुए अपने घरों से बाहर निकलते थे। वे महामारी की भेंट चढ़ रहे पड़ोसियों परिचित लोगों के घर घर जाकर देखते थे। जिसकी माँ का बच्चा मलेरिया और रेचे का शिकार हो जाता या किसी का पति मर जाता तो गांव वाले उसके धैर्य देने का प्रयास करते थे। घर में पड़े मुर्दों को बिना कफन के ही नदी में भेंट चढ़ा दिया करते थे। मतलब अब लाशें ही लाशें गिर रही यार गांव में से, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो उन पे कफन वफन डालें तो सीधा नदी में फेंक के आ जाते थे उनको, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गई थी। और शाम के समय क्या होता था, सूर्यास्त समय। सूर्यास्त का दृश्य जो है गांव में सूर्यास्त होते ही रात्रि की विभीषिका चारों ओर अपनी साम्राज्य स्थापित कर लेती थी। सब तरफ सन्नाटा छा जाता था। गांव के लोग भयभीत होकर अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे। रात्रि के गहन अंधकार में झोपड़ियों से बोलने तक की आवाज नहीं आती थी। यहाँ तक कि रात की विभीषिका के कारण उनके बोलने की शक्ति भी छिन जाती थी। यदि समीप किसी माँ का बेटा मर जाता था तो उसे अंतिम बार माताओं को बेटे कहने की भी किसी में हिम्मत ही नहीं होती थी। केवल रात्रि की इस विभीषिका को पहलवान की ढोलक चुनौती देती रहती थी। वह सारी रात उसको बजाता रहता। यही ढोलक की आवाज इस अधमरे पथविहीन गांव वालों में संजीवनी देने का काम करती थी। इसी आवाज से उनकी शक्तिहीन सिराओं में बिजली सी दौड़ जाती थी। तो ये होता था शाम के समय में। मतलब सुबह क्या होता था, लाशें लाशें जो भी मिलती वो उनको उठा के फेंक देते, और शाम के समय में जो है सब लोग घर में छिप जाते। सिर्फ पहलवान सिंह की ढोलक तक दिनादिन करती रहती और लोगों में उम्मीद भरती रहती। अब इस पाठ में से इतने आ सकते थे। अब अगला पाठ देखो, पाठ नंबर 6। देखो ये पाठ नंबर था हमारा 4, तो 5 कहाँ गया, 5 सिलेबस से बाहर है HBSC के लिए। अब जो है पाठ नंबर 6 देखो, नमक। नमक में से भी आता है क्वेश्चन, आता है भाई, एक क्वेश्चन आता है नमक वाले में से। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से इसीलिए मना कर दिया क्योंकि जब नमक पाकिस्तान से सरहद पार कर हिंदुस्तान ले जाना गैर कानूनी था उस टाइम पे, फिर उसे वह नमक लेकर जहां से जाना था वहां कस्टम अधिकारी उसे पकड़ लेते, जिससे सफिया के साथ साथ उसकी और उसके परिवार की भी बेइज्जती हो जाती। इसलिए उसने ऐसा करने से मना कर दिया। अगला प्रश्न देखो, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मतलब क्या क्या सोच रही थी वो जब उसको पुड़िया ले जानी थी। सफिया को सुबह ही पाकिस्तान से रवाना होना था, इसीलिए उसे रात के को सामान की पैकिंग करनी थी। सारी चीजें समेटकर सूटकेस और बिस्तर बंद कर दी गई, लेकिन केवल किन्नू की एक टोकरी और नमक की पुड़िया रह गई थी। इसलिए वह सोच रही थी कि नमक की इस पुड़िया को वह कैसे ले जाएगी। अगर इसे हाथ में ले ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दे, लेकिन अगर कस्टम वालों ने नहीं जाने दिया तो मजबूरी में हम छीट देंगे। लेकिन फिर वह वादे का क्या होगा जो उसने अपनी माँ से किया था, जान देकर भी वादा पूरा करना होगा। यह सोचने लगी यदि वह पुड़िया को कुतुओं की टोकरी, यहाँ पे किन्नू आएगा, किन्नुओं की टोकरी में रख लिया जाए तो इसे किन्नुओं के ढेर में भला इसे कौन देख पाएगा, और अगर देख लिया तो चिंतित होने लगी। दूसरे क्षण यह सोचने लगी फलों की टोकरियों तो आते समय भी किसी ने नहीं देखी थी। हिंदुस्तान से केले, पाकिस्तान से किन्नू, सब ऐसे ही ले जा रहे थे। ऐसे चिंतन करते हुए ऐसा ही उसने उचित समझा। मतलब बहुत सारे सोच विचार करने पड़े उसको। अब अगला देखो आप, अगला प्रश्न है नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्व के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। देखो ये क्वेश्चन आया है बहुत कम बार, ठीक है, लेकिन आ सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आएगा नहीं, आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन भी। और इसमें आपको जो है कई सारे पॉइंट मिलते हैं। अगर 5 नंबर में आ रहा है तो 5-6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ज़्यादातर मेरे को लगता है 2 नंबर में आएगा, 3 पॉइंट लिख दो, खत्म बात। आप याद कर लेना जो आपका मन करे। एक तो है इसमें देखो प्रखर वक्ता। सफिया एक साहित्यकार थी, इसीलिए वह बातचीत करने में तनिक भी संकोच नहीं करती थी।
वह बहस करने में पूर्ण समर्थ थी। नमक ले जाने के बारे में उसका भाई बार बार उसे समझाकर हार गया कि उसे कहना पड़ता है कि अब आपसे बहस कौन कर सकता है। हार गया बेचारा। उसके अलावा देखो अगला पॉइंट है यहाँ पे निडर। वह निडर थी, अपने भाई के बार बार डराने पर भी कस्टम वालों से नहीं डरती। वह अमृतसर के कस्टम अधिकारियों के समक्ष अपने आप ही निडरता से कहती है, देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। अगला देखो आप, साहित्यकार भी थी वो, वैसे पता ही है वो तो। साहित्यकार सफिया एक श्रेष्ठ साहित्यकार थी। उसका साहित्यकार होना हमें उसके भाई के संवादों से पता चलता है। उसके संवाद से हमें यह पता लगा कि उसमें श्रेष्ठ प्रतिभा है। वह कहता है, अब आपसे कौन बहस करे, आप अदीब ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर ही घुमा हुआ होता है। अगला पॉइंट देखो, ईमानदार भी थी। सफिया एक ईमानदार नारी थी। जब सफिया का भाई उसे कहता है कि उसे नमक लेकर सरहद से गुजरना होगा जहां कस्टम वाले उसे पकड़ लेंगे, तो वहां उसकी ईमानदारी का परिचय मिलता है। वह कहती है, निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी, मैं तो दिखा के ले जाऊंगी, अब बोल तू। अगला पर्सन देखो, इंसानियत। सफिया एक ऐसी इंसान थी जिसमें इंसानियत का गुण कूट कूट कर भरा हुआ था। वह सरहदों को देखकर अत्यंत चिंता में पड़ जाती है कि जब दोनों ओर के व्यक्ति, पहनावा, बोलने के अंदाज एक है, जमीन एक है, तो फिर ये दो कैसे बने। इस उदाहरण से उसकी इंसानियत स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है। अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत में ही होते हैं? क्या मोहब्बत, मुरीवत, आटमियत, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान ही होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होती। अगला प्रश्न देखो आप, दृढ़ निश्चय। सफिया दृढ़ निश्चय नारी थी। उसने नमक ले जाने का निश्चय कर लिया। उसने उसे पूर्ण तरीके से निभाया भी। वह अपने मुसीबतों का सामना करते हुए सरहद के पास और गैर कानूनी होते हुए भी नमक की पुड़िया ले आई थी। अब नेक्स्ट पर्सन देखो, नमक के पाठ का मूल भाव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, अगर किसी पाठ का मूल भाव, देखो हर बार मोस्टली मैंने देखा है ज़्यादातर जो सेट्स हैं उनमें पाठ का मूल भाव पूछा जाता है, ठीक है? तो आपको पाठ का मूल भाव जहाँ पे मिले ना कर लिया करो, थोड़ा बहुत कुछ तो याद रहेगा। हाँ, पाठ के मूल भाव से क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। अब देखो यहाँ पे नमक नाम का जो पाठ है इसका मूल भाव बताइए। मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से जमीन और जनता को कागजी रूप में तो बांटा जा सकता है, लेकिन वास्तविक रूप में नहीं। यह सत्य है कि जमीन को चाहकर भी नहीं बांटा जा सकता, और न ही कोई जनता के हृदय की भावना को दबा सकता है। मानचित्र पर खींची गई लकीर जनता के अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जनता को कोई शारीरिक रूप से विभक्त कर सकता है, लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से नहीं बांट सकता। जैसे सफिया को पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का यह कथन कि मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती हैं और अपने अजीजों से मिलने आई होंगी। जब सफिया पाकिस्तान से नमक लेकर चली तो कस्टम अधिकारी ने कहा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। भारत पाकिस्तान विभाजन के इतने वर्ष बाद भी पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी व्यक्ति अपनी जमीन, जन्मभूमि से हृदय से प्यार करते हैं। आज भी वे इस जमीन और लोगों के दिलों से दूर नहीं हो पाए। इसी प्रकार सफिया को अमृतसर में भारतीय कस्टम अधिकारियों ने कहा, हाँ मेरा वतन ढाका है, जब डिवीजन हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। जिस दिन हम रात को यहाँ आ रहे थे, उसी ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई और हम वतन आते जाते थे। अब लास्ट पार्ट है ये, इसके बाद नहीं, शायद लास्ट है, रुको, हाँ लास्ट पार्ट है ये। इसमें से 2 ही पर्सन है, ज़्यादा पर्सन पूछे नहीं जाते इसमें से, फिक्स पर्सन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें पूछने को उनके पास। पार्ट भी इतना बड़ा है, विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, 2 पार्ट है ये, 2 पार्ट है। तो इन दोनों का देखो, पहले तो ये पर्सन देखो, जाति प्रथा को श्रम विभाजन, बहुत कम मिलता है इसमें से एग्जाम्स में, वैसे बता दूं आपको, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप
मानने के पीछे अम्बेडकर के क्या तर्क थे? जाति प्रथा विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। अगला है इसमें पॉइंट, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। और यहाँ पे एक और पॉइंट दे रखा है, जाति प्रथा को याद कर विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की आधारित नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ बता देता हूँ आपको, ये जो पार्ट है ये काफ़ी अजीब सा है, मतलब कुछ ज़्यादा लॉजिकल टाइप का नहीं है ये समझने का। बट हाँ एक चीज़ है, आपको अगर किसी पार्ट में थोड़ा बहुत डाउट लगता है, वीडियो देख लेना, सभी पार्टों की वीडियो बना रखी है मैंने, जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वो प्लेलिस्ट एक ही है वो सारी, तो वहाँ पर सारे पार्ट करवा रखे हैं, जिसमें डाउट लगे तो वो देख लेना आप। अब अगला प्रश्न देखो आप, लेखक के से दास्ता की, ये कैसा कुछ मिस प्रिंट हुआ शायद। अब देखो यार हिंदी है और हिंदी को कंप्यूटर बहुत कम सपोर्ट करता है, तो हो जाता है कई बार मिस प्रिंट। यहाँ पे कुछ तो घपला है, अनुसार आना शायद, यहाँ पे देखो लेखक के अनुसार आएगा शायद। लेखक के अनुसार दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है, ऐसा कुछ होगा क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे, लेखक के अनुसार दास्ता से अभिप्राय केवल कानूनी पराधीनता से नहीं है, बल्कि दास्ता से वह स्थिति भी मामला है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विज्ञा होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होकर भी पाई जा सकती है। बाकी ये क्वेश्चन इसमें से बहुत कम आते हैं यार, मैंने नोटिस किया है, ज़्यादातर जो आपको बता देता हूँ अभी कौन कौन से चैप्टर में से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो चैप्टर तो हो गए आपके इतने सारे खत्म जो सिलेबस में आए हुए थे, बट हाँ कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा आता है। देखो एक तो भक्तिन, इस वाले पार्ट पे अच्छा नज़र रखना आप, इसमें से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 4 सेट है, ये चीज़ याद रखना, 4 सेट हैं आपके पास में, और चारों सेट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं रैंडमली। तो एक तो भक्तिन वाले पार्ट के ऊपर ज़्यादा नज़र रखनी है आपको, इसमें से ज़्यादा पूछा जाता है। बाजार दर्शन वाले में से कभी कभार आ जाता है, मतलब मूड की बात है, आए तो आए, ना आए तो ना आए। अब अगला काले मेघा पानी दे, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मतलब भक्तिन वाले में से और इस वाले में से तो जरूर करने हैं सारे पर्सन आपको। उसके बाद में जो है अगला पार्ट आता है पहलवान की ढोलक, इसमें से एक पर्सन आता है, कभी कभी नहीं आता है, मतलब 4 सेट है, एक सेट में मिल जाएगा, वो आपके ऊपर है, करना है तो करो। उसके बाद में अगला पार्ट देखो नमक वाले में से क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है, इस वाले पार्ट को अच्छे से कर लेना। उसके बाद में अगला पार्ट कौन सा हमारे पास में, ये विभाजन जाति प्रथा, इसमें से तो भाई आता ही नहीं है, मतलब बहुत ही रेयर, अगर 10 पेपर होंगे तो उसमें एक में मिल जाएगा, ऐसा सीन है इनका, बहुत ही कम देखने को इसमें सेट में से मिलता है। बट हाँ मिलता है, अगर मिलता है तो बता देता हूँ, मेरी कल्पना का आदर्श समाज वाले पोर्शन में से मिलेगा ज़्यादातर। ठीक है, तो वीडियो करते हैं ख़त्म, यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12। वैसे 12th में तो आप हो, अब फिर भी याद देख लेना, अब अगर सब्सक्राइब करने का मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी देनी होगी तो वो आपसे मिस ना हो पाएगी। चलो मिलते हैं एक नए एपिसोड में।